जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमपी जीके की लेक्चर श्रृंखला में। दोस्तों, एमपी जीके की इस क्वेश्चन सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 26 लेक्चर पूरे किए और इन 26 लेक्चर्स के माध्यम से कई सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है, उन पर डिटेल में डिस्कशन किया है। ये वो क्वेश्चन थे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाली एग्जाम्स में इन प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है। आज का हमारा ये 27वां लेक्चर है जिसमें हम दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियों के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम नदियों के टॉपिक की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि पूरे दुनिया में जो इंपॉर्टेंट सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सभ्यताएं सभी किसी न किसी नदी के किनारे उसके क्षेत्र में ही विकसित हुई हैं। फिर भले ही हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें या चीन की सभ्यता की बात करें या मिस्र की सभ्यता की बात करें। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा, जिसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट नदी रही है जिसको हम एक सांस्कृतिक दृष्टि से पवित्र नदी भी मानते हैं। अब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर एग्जाम में नदियों से क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, अभी तक उसमें लगभग हर पेपर में आपको मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए हम नदी वाले टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे और इसके हम दो पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम पहले पार्ट के अंतर्गत नदियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और कल की क्लास में अगले पार्ट के अंतर्गत नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ताकि नदियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटे ना दोस्तों। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर में आज का आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। दोस्तों, जब मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति की बात करते हैं तो ऑप्शन देता है वर्षा पर्यंत है, प्रायद्वीपीय है, द्वीपीय है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहां पर समझना है, इसका उत्तर तो है कि मध्य प्रदेश की नदी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, लेकिन इन नदियों को आप मौसमी नदियों की बात करते हैं। याद रखिएगा, इनको आप मौसमी नदी कहते हैं। ठीक है, मौसमी नदी का मतलब क्या है कि ये मौसम पर निर्भर करती हैं जल की दृष्टि से, है ना। तो इनका निर्भरता किस पर है? मौसम पर निर्भर है। वर्षा ऋतु के लिए निर्भर होती है। जब वर्षा ऋतु होती है तो ऐसी ऋतु में वर्षा के कारण इनमें पानी का स्तर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम दूसरे मौसम की बात करें तो उन मौसम में इनमें पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी चूंकि इनके अंदर हो जाती है तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि कई नदियां सूखने की स्थिति में आपको देखने को मिलती है। इसलिए हम मध्य प्रदेश की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। यहां पर ऑप्शन में वर्षा पर्यंत या वर्ष पर्यंत इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ष पर्यंत मध्य प्रदेश की नदियों में पानी नहीं रहता है। गर्मी के मौसम में ये नदियां सूख जाती है, इनमें पानी की जो लेवल है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो हम इनको प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही आपको पानी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, अदर सीजन में पानी का स्तर बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। ठीक, अगर कभी एग्जाम में देखेंगे तो हिमालयी नदियों की प्रकार की नदियों की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे कि हिमालय की जो नदियां होती हैं उन नदियों में वर्ष भर जल होता है और उनके जल का स्रोत ग्लेशियर होता है, इसलिए कहीं ना कहीं साल भर पानी भी दिखाई पड़ता है। तो वो वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं। मध्य प्रदेश की नदियां प्रायद्वीपीय नदियों को सपोर्ट करती है क्योंकि इनमें केवल वर्षा ऋतु में ज्यादा पानी देखने को मिलता है, उसके अलावा ये कम पानी वाली नदियों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदास या नमोदोस है। ध्यान रखिए, ऑप्शन दिए ताप्ती नदी, गार नदी, नर्मदा नदी या शिप्रा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी जो है इसका नाम हमें नमोदास देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसे मेकल सुता भी कहते हैं, है ना। मेकल सुता किसको कहते हैं? तो नर्मदा को कहते हैं। रेवा हम नर्मदा को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये नर्मदा नदी के अन्य नाम भी हैं, ध्यान रखना है। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है। कहां से होता है? अमरकंटक से होता है। और अमरकंटक में याद रखिएगा कि ये जो अमरकंटक का भाग है ये मेकल श्रेणी को आप लोग बोलते हैं कि मेकल श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है वो अमरकंटक में है। और अमरकंटक के पश्चिम से जो नर्मदा कुंड है, नर्मदा कुंड जो है यहीं से नर्मदा का उद्गम होता है। लगभग 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है नर्मदा की, जो एमपी में
प्लस गुजरात में प्लस महाराष्ट्र में आपको प्रवाह करती हुई दिखती है। 1312 किलोमीटर प्रवाह करने के बाद गुजरात में भरूच नाम का जो स्थान है, यहां पर जाकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और खंबात की खाड़ी में जब नर्मदा गिरेगी ना, तो यहाँ ध्यान रखिए कि ये किस में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। और नर्मदा है जो दोस्तों वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियों में आप देखते हैं, लेकिन नर्मदा नदी में दोस्तों आपको वर्ष भर पानी देखने को मिलेगा, लेकिन पानी का स्तर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? ऑप्शन है 1312, 1077, 1088 या 1210। याद रखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाह करती है, जबकि 1312 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। सबसे ज्यादा 89% के आसपास हम देखें लगभग, तो इसका प्रवाह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है कितना? 93,180 वर्ग किलोमीटर, 86,340 वर्ग किलोमीटर, 82,250 वर्ग किलोमीटर या 79,383 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा 93,180 वर्ग किलोमीटर नर्मदा नदी का टोटल अपवाह क्षेत्र है। मतलब जो पूरे क्षेत्र में जल बहता है, उस पूरे क्षेत्र को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग इतना वर्ग किलोमीटर के आसपास निकलता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये डेटा आपको याद रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? पहला कपिल धारा या दुग्ध धारा, मानधार या दर्दी, धुआंधार या सहस्त्रधारा। ये सभी जलप्रपात जो हैं दोस्तों वो नर्मदा नदी बनाती है। कपिल धारा जलप्रपात और दुग्ध धारा जलप्रपात दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर ही हैं, उद्गम से कुछ दूरी पर आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली कपिल धारा और दुग्ध धारा जो आपको मिलेगा ये आपको अनूपपुर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। मानधार और दर्दी की बात करते हैं, ये आपको खंडवा में दिखाई पड़ता है। धुआंधार की बात करेंगे, सहस्त्रधारा की बात करेंगे तो धुआंधार जो है ये भेड़ाघाट है, जबलपुर में दिखाई पड़ता है। और सहस्त्रधारा दोस्तों महेश्वर में दिखाई पड़ता है। तो ये सभी के सभी जो जलप्रपात है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये किस पर है? नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है। क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है, एक पतली नाली का क्षेत्र से प्रवाह करती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जब भ्रंश घाटी से बहती है तो वो सभी जगह एक समान नहीं है, कई जगहों पर ये अलग अलग प्रकार से चट्टानों पर अलग अलग गहराई में प्रवाह करती है। तो अपने प्रवाह के क्रम में जब ऊपर पर्वतों से चट्टानों से नीचे गिरती है तो जलप्रपात भी बनाती है। ये सभी जलप्रपात आपको नर्मदा पे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? 36 है, 41 है, 44 है, 46 है। ध्यान रखिए नर्मदा की कुल लगभग 41 सहायक नदियां हैं जो कि आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेंगी। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? ऑप्शन है होशंगाबाद से, हरदा से, बैतूल से, छिंदवाड़ा से। ध्यान रखेंगे बैतूल में सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के ही मुल्ताई शिखर से आपको ताप्ती नदी का उद्गम देखने को मिलता है। और ताप्ती जो है वो महाभारत काल की नदी मानी जाती है। क्लियर? और महाभारत काल की नदी मानी जाती है, जिसके किनारे पर आपको बुरहानपुर शहर मिलेगा और गुजरात का सूरत शहर मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। गुजरात नदी अपने प्रवाह क्रम में बुरहानपुर के निकट पर्वत श्रेणी को काटती हुई नजर आती है। यहाँ पर इसके द्वारा एक दर्रा बनाया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये भी पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली इंपॉर्टेंट नदी है। और नर्मदा की बात कर ले हम लोग और ताप्ती की बात कर ले दोस्तों, तो याद रखिए इन दोनों नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा के ऊपर साइड में नर्मदा, नीचे साइड में ताप्ती नदी का प्रवाह होता है, तो दोनों एक दूसरे पैरेलल बहती है। यहाँ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश की दक्षिण की सीमा जो है वो कहीं ना कहीं ताप्ती नदी से सेट होती है। और नर्मदा नदी जो है और ताप्ती दोनों के दोनों जब पश्चिम में बहती हैं तो ये अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां हैं जो अपने प्रवाह के क्रम में एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ऑप्शन दिया है भिंड से, रतलाम से, महू से, उज्जैन से। याद रखना है दोस्तों, चंबल नदी जो है वो महू से निकलती है। जानापाव जो है वो यहाँ पर श्रेणी है जो विंध्याचल के अंतर्गत आती है और यहीं से आपको चंबल नदी का उद्गम स्थान में मिलेगा। परशुराम जयंती निकट है दोस्तों और परशुराम जी का जन्म स्थल जो है वो आपको कहाँ पर मिलता है? तो याद रखिएगा
महू में जाना पाव में मिलता है। आप सब वहां जाएंगे तो आपको एक मनोरम स्थिति मिलेगी। यहाँ पर ट्रेकिंग वगैरह का काम भी होता है बारिश के समय में। तो एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस के तौर पर आप इसको देखते हैं। महू में स्थित है जाना पाव, विंध्याचल के अंतर्गत आता है। जो चंबल नदी है दोस्तों, ये महू से निकलती है और मध्य प्रदेश के रतलाम हुआ है ना, आपका रतलाम से होते हुए बोले इंदौर के निकट से देखें तो यहाँ से प्रवाह करती हुई मंदसौर, नीमच इधर से बहती हुई राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई अंत में भिंड मुरैना के बाद यूपी में प्रवेश करती है और जाकर यमुना में मिल जाती है। तो दक्षिण से यमुना की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी के तौर पर आप चंबल को देखते हैं, जो मध्य प्रदेश में लगभग 965 किलोमीटर के आसपास प्रवाह करती है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, सोन, नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती, काली सिंध या बेतवा, बेतवा, सोन या ताप्ती। याद रखिए, सबसे बड़ा नदी समूह की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी नदी आती है आपकी कौन सी? नर्मदा। नर्मदा के बाद आप देखते हैं मध्य प्रदेश में चंबल, और चंबल के बाद देखते हैं सोन नदी। ये तीनों की तीनों नदियां जो है वो मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जिसमें नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाह करती है। ठीक है, नर्मदा का प्रवाह कहाँ है दोस्तों? पश्चिम की तरफ, और पश्चिम की तरफ प्रवाह करती हुई नर्मदा गुजरात से होती हुई अंत में कहां गिर जाती है? अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर में अंत होता है नर्मदा का। चंबल की बात करें दोस्तों तो महू से निकलती है, उत्तर में बहती है, उत्तर पश्चिम में बहती है, फिर उत्तर पूर्व में बहती है, बड़ा अलग अलग डायरेक्शन में बहती है। पहले उत्तर में बहेगी, उत्तर पश्चिम में बहेगी, उत्तर पूर्व में बहेगी और अंत में उत्तर की तरफ होके यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका अंत कहाँ होता है? यमुना में होता है। सोन नदी की बात करें, लगभग 780 किलोमीटर के आसपास प्रवाह करती है सोन, लगभग 965 किलोमीटर प्रवाह करती है चंबल, और लगभग टोटल की बात करें 1312 किलोमीटर प्रवाह करती है कौन सी? आपकी नर्मदा। अब यहाँ सोन नदी जो है वो आपको अमरकंटक से निकलती है, शहडोल आदि क्षेत्रों से होते हुए अंत में पटना पहुंचती है और वहां जाके गंगा में मिलती है। तो सोन का अंत जो होता है वो गंगा में होता है। तो ये तीनों की तीनों अलग अलग क्षेत्र में पहुंचते हैं और तीनों मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों में शामिल हैं, इसलिए हम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह में इसको गिनते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर ले दोस्तों तो इसमें चंबल छूट रही है, अगर हम इसमें बात कर ले तो इसमें नर्मदा छूट रही है, और हम इसमें देख ले इसमें नर्मदा चंबल दोनों ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बाकी ऑप्शन सही नहीं लिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा नदी समूह जो है वो ए नंबर का ऑप्शन आएगा, जिसमें नर्मदा है, चंबल है और सोन आता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भालकुंड जलप्रपात कहां स्थित है? तो ऑप्शन है भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, सागर या रीवा। दोस्तों भालकुंड जलप्रपात सागर में है, बेतवा नदी पर स्थित है, और एक इंपॉर्टेंट जलप्रपात के तौर पर आप देखते हैं, बढ़िया अच्छा आपको एक पर्यटन स्थल मिलता है। बारिश के मौसम में अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपको बढ़िया सीन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नदी जो है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन जो भी जाए संभल के जाए, दुर्घटना हो सकती है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, पार्वती या बेतवा। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए। इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने का मतलब ही है कि पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदौर से भोपाल जाते समय गाड़ी कौन से नदी के पुल से गुजरती है। तो इस प्रकार से जब पहले ऐसा प्रश्न पूछा गया तो संभावना है कि दोबारा से पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर की बात करें तो आप बीच में शिप्रा का पुल आता है एक, और आप देखते हैं कि पार्वती नदी से भी आप एक जब गुजरते हैं तो पड़ता है। तो शिप्रा के पुल को पार करते हो आप बेसिकली, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ग्वालियर से भोपाल जाएंगे तो बीच में आती कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा नदी के पुल को आप पार करते हैं जब आप जाते हैं तो। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कहां से निकलती है? रायसेन से निकलती है। रायसेन से निकलती है, विंध्याचल पर्वत का इलाका है, और एक इंपॉर्टेंट नदी है जो रायसेन में कहां से? कुमरा गांव से इसका उद्गम आपको देखने को मिलता है, और विदिशा से, रायसेन से अंत में ओरछा से होती हुई जाती है और बोल सकते हैं कि नर्मदा में मिल जाती है। माते टीला बांध जो है, जो लक्ष्मीबाई परियोजना है, वो इस पे बेतवा नदी पर ही है। ललितपुर झांसी जब जाते हैं वहीं पर है। बेतवा नदी से ही आप लोगों को देखने को मिलेगी भांडेर नहर, जिससे दतिया को, जिससे ग्वालियर को बहुत फायदा होता है सिंचाई की दृष्टि से हम देखें तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नदी है बेतवा। बेतवा के पुल को पार करके जाती है ग्वालियर से भोपाल अगर गाड़ी जाना हो तो। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? ऑप्शन है सोन, बेतवा, चंबल या नर्मदा। याद रखिए, गंगा में सोन नदी सीधे जाकर मिलती है,
780 किलोमीटर का सफर तय करती है और पटना जाती है। पटना में जाकर ही सोन गंगा का हिस्सा बनती है और दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी के तौर पर भी आप सोन नदी को जानते हैं। सोन के अलावा दोस्तों टोंस नदी जो है, जिसको हम तमसा कहते हैं, ये नदी भी आपको दिखाई पड़ती है इंपॉर्टेंटली। सबसे बड़ी नदियों में ये भी गंगा से जाके मिलती है, तो ये नदियां इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, बेतवा की हम बात करें तो बेतवा यमुना में मिलती है। चंबल की हम बात करें तो यमुना में मिलती है। नर्मदा की हम बात करें तो अरब सागर में खत्म हो जाती है। सोन नदी जो है वो विंध्याचल से निकलती है और विंध्याचल से निकलने के बाद उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और अंत में जाकर गंगा में मिल जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती। पार्वती, काली सिंध, कुमारी या कूनो। याद रखिए, पार्वती नदी सीहोर से निकलती है, चंबल में मिलती है। काली सिंध नदी बागली, देवास से निकलती है, चंबल में मिलती है। कुंवारी नदी जो है ये शिवपुरी से निकलती है और सिंध नदी में मिलती है। और कूनो नदी जो है वो भी चंबल में मिलती है। तो सिंध नदी में मिलती है कुंवारी, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन कुंवारी नदी आएगा, जो सिंध की सहायक नदी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? याद रखिए, ऑप्शन है बेनगंगा, वर्धा, सोन, सिंध, ताप्ती या बेनगंगा, पार्वती या काली सिंध। याद रखना है, बेनगंगा और वर्धा नदियां ये बोल सकते हैं सिवनी और छिंदवाड़ा वाले इलाके से प्रभावित होती है और अंत में जाकर बेनगंगा जो वर्धा में मिल जाती है। और दोनों में जब जिस स्थान पर ये मिलती है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो उसे प्राणहिता कहा जाता है। और प्राणहिता जो इनका संगम होता है उसके बाद ये गोदावरी में जाकर खत्म हो जाती हैं। तो ये दोनों के दोनों नदियां गोदावरी में मिलती है अंततः। लेकिन यहाँ पर याद ये रखना है आपको कि ये जो दोनों नदियां हैं, इन दोनों नदियों का संगम प्राणहिता के नाम से होता है और यहाँ पर मिट्टी का बांध भी बनाया गया है, सबसे बड़ा बांध के तौर पर, भीम बांध के तौर पर आप उसे जानते हैं। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? बेनगंगा, ताप्ती, तवा या नर्मदा। दोस्तों याद रखिए, सतपुड़ा की एक इंपॉर्टेंट नदी है तवा नदी, जो कि गंगा नर्मदा की सहायक नदी भी है। और इस तवा नदी पर ही आपको जो है पचमढ़ी स्थित मिलेगा। पचमढ़ी में जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं वो तवा नदी पर ही हैं, देखने को मिलते हैं आपको। और यहीं पर आपको तवा बांध भी देखने को मिलेगा, जिस पर लगभग 1322 मीटर लंबा सबसे लंबा पुल भी देखने को मिलता है मध्य प्रदेश का। कौन सी नदी पर? तवा नदी पर ही, होशंगाबाद में। क्लियर। और ये तवा बांध जो है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले जो इलाके हैं, मड़ई और चूरना के जंगल वाला, वहां पर इंपॉर्टेंटली जानवरों के लिए अच्छी अवस्थिति पर्यावरण प्रदान करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा, केन या बेनगंगा। दोस्तों याद रखिएगा, केन नदी जो है विंध्याचल के पर्वत श्रृंखला से निकलती है और विंध्याचल से निकलने के बाद ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है। ध्यान रखिएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना इंपॉर्टेंट है। और केन नदी जो है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय जो उद्यान है यहां से फ्लो करती है, इंपॉर्टेंट रिवर है ये। इसके अलावा हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा पश्चिम में, ताप्ती पश्चिम में, बेनगंगा दक्षिण में प्रवाह करने वाली नदी है। ठीक है, चलो तो ये दिशाएं भी एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इन दिशाओं को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है यहां से भी प्रश्न आ जाए और आता ही है, तो इनको सीरियसली लेना और अच्छे से आप लोग इनको लिखेंगे। अगला प्रश्न है, धसान किसकी सहायक नदी है? चंबल की, नर्मदा की, बेतवा की या ताप्ती की? बेतवा नदी की सहायक नदी है धसान। सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर, ताप्ती पर, बेतवा पर या सोन पर? ये ताशी नहीं है, ताप्ती है ना। तो याद रखिए, सांची और विदिशा जो है वो बेतवा नदी के किनारे पर है। यहीं से आपको बेतवा नदी को प्रवाहित दिखती है। विदिशा जो है वो उदयगिरी की गुफाओं के लिए फेमस है। और सांची जो है यहाँ पर अशोक के द्वारा स्थापित किया गया, अशोक के द्वारा स्थापित किया गया जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप, वो आपको देखने को मिलता है, सांची का स्तूप है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको। यहीं से आपको कर्क रेखा का बोर्ड भी दिखाई पड़ता है, रायसेन के पास में कर्क रेखा भी गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? चंबल का, सोन का, बेतवा का या तामी का? याद रखना है, कादम्बरी तथा मेघदूत में आपको बेतवा नदी का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट के समय की ये कादम्बरी है और मेघदूत कालिदास का ग्रंथ है, इनमें आपको बेतवा नदी का उल्लेख देखने को मिलता है। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभागधि कहा गया है?
ऑप्शन है आपका नर्मदा, क्षिप्रा, पार्वती या सोन। दोस्तों सोन जो है, जिसको आप सोनभद्र भी कहते हैं, जिसको आप स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ये नदी जो है, ये रामायण जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी उसे सुभागधी कहा गया है, और जो बालकांड है रामायण का इसमें, उसमें इसका उल्लेख आपको देखने को विशेष तौर पर मिलता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सोन नदी का आपको उल्लेख यहां देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों में बेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? बेवा के नाम से, वैया के नाम से, दिद्दी के नाम से, उपरोक्त सभी नाम से। ध्यान रखेंगे सभी नाम आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो वैया के नाम से आपको देखने को मिलती है, क्या? बेनगंगा नदी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है सोन, बेतवा, चंबल या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों याद रखिएगा, बुंदेलखंड से बहने वाली इंपॉर्टेंट नदी है बेतवा नदी। वहां पर जो मातेटीला बांध है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, वो एक इंपॉर्टेंट परियोजना के तौर पर है, जिससे बुंदेलखंड के पूरे रीजन को पानी की उपलब्धता होती है। और यहीं से जो भांडेर नहर निकाली गई है, उससे आसपास के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सिंचाई भी की जाती है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? नर्मदा है, बेतवा है, क्षिप्रा है या चंबल है? बेतवा जो है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी के तौर पर विख्यात है, और इसको हम एमपी की गंगा भी कहते हैं। अगर हमारे देश में देखें दोस्तों, तो गंगा मैया जो है, इसको हम प्रदूषण की दृष्टि से सबसे ज्यादा आगे रखते हैं, क्योंकि गंगा नदी का प्रदूषण बहुत ज्यादा है, सबसे प्रदूषित नदियों के तौर पर देखी गई है। सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों वाला स्टेट जो है हमारे देश का, वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लगभग 55 नदियां ऐसी हैं जो प्रदूषित हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में 200 के लगभग नदियां देखने को मिलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक नदियां यहीं पर हैं। लेकिन इन 200 नदियों में से मध्य प्रदेश की लगभग 19 नदियां प्रदूषित नदियों में आती हैं, और इनमें आपको बेतवा नदी का नाम प्रथम दिखेगा, क्योंकि बेतवा जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, और प्रदूषण के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन अगर पवित्रता की दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से देखें, तो नर्मदा आ जाती है, और मालवा की गंगा दोस्तों क्षिप्रा को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ऑप्शन है आपके केन, बेतवा, सोन या चंबल। दोस्तों केन हो, बेतवा हो, चंबल, ये तीनों के तीनों यमुना में मिलती है उत्तर प्रदेश में जाकर। लेकिन सोन नदी जो है वो 780 किलोमीटर बहती है अमरकंटक से निकलती हुई, और अंत में जाकर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, काली सिंध नदी के किनारे पर कौन सा नगर बसा हुआ है? कटनी, सोनकच्छ, उज्जैन या बीना? याद रखिएगा, काली सिंध नदी जो है वो देवास के बागली से बहती है, और इसके तट पर ही आपको सोनकच्छ जो है वो मिलता है। तो सोनकच्छ कौन सी नदी के किनारे पर है? तो आप लोग बताएंगे, सोनकच्छ जो है वो काली सिंध नदी के किनारे पर है। जब आप कटनी जाते हैं तो केन नदी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, उज्जैन जाते हैं तो क्षिप्रा का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और बीना में बीना नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं गुजरात में? तो याद रखिए, उड़ीसा में तो जा ही नहीं सकती, चंबल नहीं होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में? तो याद रखिए, हमने देखा है कि जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जो है वो आपको यूपी में मिलेगी। तो यहाँ पर यूपी नहीं है, यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में नहीं जाती। इसका मतलब ये वाला भी गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी का प्रवाह है, जिसमें ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर भी बहती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध, नर्मदा, टोंस या इनमें से कोई नहीं? सिंध नदी के किनारे पर है शिवपुरी, ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धार किस नदी के तट पर स्थित है? केन नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी या बनास नदी? याद रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है धार जिला। अगला प्रश्न है, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या सोन नदी? याद रखिएगा, रामघाट जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। आप कभी कुंभ के मेले पे गए हो या आप उज्जैन में कभी गए हो तो उज्जैन में देखिएगा एक स्नान घाट को रामघाट भी आप कहते हैं, ध्यान रखना। तो रामघाट जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर आप लोगों को उज्जैन में मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कपिलधारा, भालकुंड,
चचाई या सहस्त्रधारा? सहस्त्रधारा जलप्रपात दोस्तों महेश्वर में है, लेकिन ये सबसे ऊंचा नहीं है, नर्मदा नदी पर है, बराबर। अगर हम बात करें कपिल धारा की, नर्मदा नदी पर है और अनूपपुर तरफ आता है, ये भी नहीं आता। भालकुंड जो है वो राजस्थान तरफ चले जाते हैं, चंबल नदी का संबंध इससे पड़ता है, आपका जो चित्तौड़गढ़ जिला आता है, राहतगढ़, वहां पर, तो ये भी नहीं है। लेकिन हम चचाई की बात करें तो चचाई जो है दोस्तों ये 130 मीटर ऊंचा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो बीहड़ नदी पर है और रीवा जिले में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर के आसपास दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? सीहोर, इंदौर, सागर या गुना? सीहोर जिला जो है वो पार्वती नदी का उद्गम जिला है, और ये पार्वती नदी आपको ब्यावरा राजगढ़ से प्रवाहित होती दिखती है। जब आप गुना जाते हैं तो आप पार्वती नदी को पुल को पार करके गुना जाते हैं, आगे पहुंचते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, कृष्णा, गंगा या चंबल? चंबल नदी उत्तरी सीमा पर बहती है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? बैतूल से, होशंगाबाद से, दतिया से या अमरकंटक से? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती होशंगाबाद में प्रवाहित होती है तवा नदी, जिस पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल 1322 किलोमीटर लंबा, 1322 मीटर लंबा है, जो तवा नदी पर होशंगाबाद में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? सागर में है, पचमढ़ी में है, जबलपुर में, रीवा में? दोस्तों रजत प्रपात जो है पचमढ़ी में ही है, तवा नदी पर आता है। इसके अलावा यहाँ पर डचेस फॉल भी है, बी फॉल भी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के आसपास के 4 बांधों में नहीं था शामिल। चंबल नदी पर जो बांध बनाए गए उनमें शामिल नहीं था, तो याद रखिए इंदिरा सागर जो है दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है, यही आपका सही उत्तर होगा। गांधी सागर जो है वो मंदसौर में है, चंबल नदी पर ही है। जवाहर सागर जो है दोस्तों वो आपको कोटा में मिलता है, राजस्थान में, चंबल नदी पर ही है। राणा प्रताप सागर जो है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ में है और चंबल नदी पर ही। लेकिन इंदिरा सागर जो है वो नर्मदा नदी पर है, पुनासा खंडवा में है, इसको पुनासा बांध के तौर पर भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर है दोस्तों वो इंदिरा सागर हो जाता है, जो नर्मदा नदी का हिस्सा है, पुनासा खंडवा में है। अगला प्रश्न है आपका, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, पवित्रता की दृष्टि से नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, और शिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है? तो तवा नदी, जामनी नदी, सिंध या तमसा? याद रखिए गुना जिले में से जामनी नदी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ से सिंध नदी का प्रवाह है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? क्षिप्रा, नर्मदा, केन या चंबल? कालियादेह पैलेस जो है दोस्तों वो 1458 के आसपास बनाया गया था, एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे पर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मांडू के सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नदी तमसा जिसको ताउन भी बुलाया जाता है कहां से उत्पन्न होती है? शाहपुरा से, मटकई हिल से, होशंगाबाद से या सतना से? दोस्तों टोंस नदी जो है जिसको आप तमसा और ताउन के नाम से भी जानते हैं, ये सतना से निकलती है। ठीक है, विंध्य श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण का दूसरा नाम है? ताप्ती, चंबल, नर्मदा या सोन? सोन नदी को ही स्वर्ण नदी कहते हैं क्योंकि इसके जो रेत के कण हैं उनमें सोने के कण मिलते हैं, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? स्वर्ण नदी है, चंबल है, नर्मदा या सोन है? चंबल नदी दूसरी सबसे लंबी नदी के तौर पर जानी जाती है। अगला प्रश्न, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो याद रखेंगे नर्मदा को कहते हैं भगवान शिव की पुत्री। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? चंबल है, बेनगंगा है, बेतवा या केन? याद रखिएगा बेनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी के तौर पर फेमस है। यह सिवनी छिंदवाड़ा से प्रवाह करती हुई जाती है और याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है और अंत में वर्धा के साथ मिलकर प्राणहिता में संगम करती है और अंत में गोदावरी में मिल जाती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और नदी से मिलती है, तो याद रखेंगे यमुना नदी से मिलती है यूपी में जाकर। किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल कहा जाता है? क्योंकि यहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है, तो बी फॉल का मतलब क्या है? जब आप इस झरने के नीचे होते हैं तो जैसे आपको मक्खी कैसे टंग चुभाती है,
वैसे ही यहाँ पर नहाते समय लोगों को पानी चुभता है, इसलिए इसको बीफॉल कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों याद रखिएगा जमुना प्रपात के नाम से भी जानते हैं, जो पचमढ़ी में मिलता है। ठीक है, तो बीफॉल पचमढ़ी में है, जिसको जमुना प्रपात भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियां का नाम है नर्मदा और ताप्ती, सोन और कश्यप, नर्मदा और सोन, कावेरी और सिंधु। याद रखिए नर्मदा और सोन दोनों ऐसी नदियां हैं जो मैकाल श्रेणी से निकलती हैं और अमरकंटक इनका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं निकलने का बिंदु है। तो अमरकंटक को याद रखेंगे। और अमरकंटक क्या है, मैकाल का ही हिस्सा माना जाता है, पूर्व में अर्धचंद्राकार रूप से फैला हुआ। अगला प्रश्न है, मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? चंबल, नर्मदा, पार्वती, माही, पार्वती, महानदी, शिप्रा, चंबल, पार्वती, या चंबल, माही, शिप्रा, बेतवा और पार्वती। ये जो नदियां हैं सभी ये मालवा में बहती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंचन घाटी नदी किस पर स्थित है? चंबल पर है, नर्मदा पर है, बेतवा पर है या यमुना पर है? बेतवा नदी पर है कंचन घाट। याद रखिएगा कंचन घाट बेतवा में है। और दोस्तों ये जो है ये ओरछा में आता है। कहाँ आता है? ओरछा में आता है। ओरछा जो लगभग 531 के आसपास रुद्र प्रताप जूदेव के द्वारा स्थापित किया गया था। और ओरछा बुंदेलों की राजधानी के तौर पर भी फेमस हुआ, जहां पर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर, रामलला का मंदिर, जहांगीर महल, इतनी सारी इमारतें, स्थल घूमने को मिलते हैं। ये पूरा के पूरा स्थल ओरछा नदी के किनारे पर है। और कंचन घाट जो है वो भी आपको यहीं पर मिलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंदौर नदियों के संगम की जगह है नर्मदा और ताप्ती, शिप्रा और केन, सिंधु और लिया, या फिर खान और सरस्वती? खान नदी और सरस्वती नदी इंदौर संगम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? जामनी, चंबल, बेतवा या गंभीर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण जामनी नदी करती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? काल भैरव, ओंकारेश्वर, बाणगंगा या नौरोदही? याद रखिए ओंकारेश्वर मानधाता के नाम से जाना जाता था, और ये जो है ये खंडवा में है। ये नर्मदा के किनारे एक द्वीप के तौर पर है। ओंकारेश्वर जो उसके आसपास नदी, यहाँ पर पूरा जल मिलता है, और बीच में विंध्याचल का ये इलाका मिलता है पर्वत का, जिस पर आपको ओंकारेश्वर स्थित दिखता है भगवान भोलेनाथ जी। और कहीं ना कहीं ये प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। और ये याद रखिएगा कि संयुक्त शिवलिंग के तौर पर यहाँ पर पार्वती जी और महादेव दोनों को एक साथ आप देखते हैं, तो भारत का एकमात्र संयुक्त जो ज्योतिर्लिंग है वो आपको ओंकारेश्वर का मिलता है, याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। कहां देखते हैं? जबलपुर में, जहां संगमरमर की नगरी के नाम से फेमस है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा लगाने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में चंबल नदी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर है? तवा नदी पर है, 1322 मीटर, मैंने बताया हुआ है आपको, होशंगाबाद में। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा सरस्वती नदी और जो खान नदी आप बोलते हैं, खान नदी नहीं, इसको कान्हा नदी भी कहा जाता है। तो ये नदी जो है ये दोनों इंदौर की इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इंदौर में मिलती हैं। और ये शिप्रा की सहायक नदी है। शिप्रा जो है वो अंत में चंबल की सहायक नदी के तौर पर फेमस है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर का। ये प्रश्न है, केवई नदी किस नदी में मिलती है? तो सोन में, खान में, जोहिला में या गंभीर में? केवई नदी जो है ना दोस्तों ये सोन की सहायक नदी है, जो अमरकंटक के पास में हम देखते हैं, अनूपपुर जो इलाका है यहाँ पर आकर सोन में मिलती है। और बेसिकली ये जो नदी है छत्तीसगढ़ की नदी है। और ये नदी जो है दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा कि रेत खनन की समस्या से बहुत ज्यादा ग्रस्त है केवई नदी। तो रेत खनन की समस्या से ग्रस्त नदी है केवई नदी, याद रखेंगे। केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? दोनों नर्मदा की सहायक नदियां? बिल्कुल नहीं है। दोनों का उद्गम स्थान मेकल पहाड़ी है। दोनों वितरणिका हैं और बहकर अरब सागर में मिलती हैं। और दोनों ग्वालियर की नदियां, ग्वालियर में नहीं है, नर्मदा में नहीं मिलती हैं। ये दोनों के दोनों मेकल श्रेणी से निकलती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बस ये याद रखिएगा कि जोहिला जो है वो अमरकंटक दक्षिण से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ के इलाके से निकलती है, ध्यान रखेंगे। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी है? तो यमुना और चंबल, ध्यान रखेंगे। पेंच एक नदी है जो नदी से जुड़ती है, पेंच गोदावरी नदी में जाती है, याद रखेंगे। पेंच जो है वो सिवनी से आपको निकलती दिखेगी, छिंदवाड़ा और सिवनी क्षेत्र से प्रवाहित होती है।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और बाद में ये गोदावरी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बरगी नदी एक सहायक नदी। दोस्तों याद रखिएगा, बरगी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, जबलपुर में मिल जाती है, नर्मदा में। और यहीं पर आपको रानी अवंतीबाई सागर जो परियोजना दिखेगी वो इसी पर मौजूद मिलती है। ठीक है, बरगी बांध भी आप उसको कहते हैं। और मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट नदी मिलती है आपको इस महाकौशल के क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां नदी में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, सोन नदी में कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। याद रखिए, यहां पर आपको 1981 में घड़ियाल अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है, जो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से फेमस है। तो मगरमच्छ घड़ियाल की जो प्रजाति है उसको संरक्षण करने के लिए इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा केन नदी पर भी है और चंबल नदी पर भी है, मुरैना में क्या घड़ियाल अभ्यारण्य। जो मुरैना चंबल नदी पर है ये भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है, जबकि सोन नदी का अभ्यारण्य 1981 में बनाया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सोन नदी में जो दुर्लभ कछुए मिलते हैं उनमें लगभग 237 के आसपास कछुए भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लुप्त होते चले जा रहे हैं, इनका यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। जो घड़ियाल परियोजना है वो भारत सरकार ने मगरमच्छों के संरक्षण के लिए 1975 के आसपास शुरू की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में केन, सोन और घड़ियाल, तीन इंपॉर्टेंट घड़ियाल अभ्यारण्य मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हलाली जलाशय जिस नदी पर स्थित है उसे पहले कहा जाता था, उसे थाल कहते थे। दोस्तों क्या कहते थे? थाल कहते थे। इससे यहां पर एक जो जलाशय बनाया है इसको सम्राट अशोक सागर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये जो हलाली परियोजना है, ये परियोजना रायसेन क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगी। और इस नदी जो कौन सी नदी पर है? ये हलाली नदी पर, इसको कत्ल की नदी कहते थे, है ना। एक बार खूनी संघर्ष के चलते इसका पूरा पानी जो था वो लाल हो गया था, ये कहा जाता है, तो इसलिए इसको हलाली जलाशय के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मूरम नाला आपको कहां मिलता है? बालाघाट में मिलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब हम ब्रिटिश काल की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आक्रमण की दृष्टि से यहाँ पर बहुत ज्यादा गतिविधियां चलती थी, तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए जो टैंक जलाशय बनाए थे, इसलिए ये भी उत्पत्ति हुई थी बालाघाट क्षेत्र में। ठीक, अगला प्रश्न, जब आप ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज भी मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को चर्चा किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित किसी और टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।